अच्छा स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपसे कहा है कि ये एक और मॉक पेपर है, एक और स्कूल का। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। कह रहे दिस क्वेश्चन इज अबाउट द बॉन्डिंग ऑफ अ कोवेलेंट कंपाउंड ऑन द एक्सिस बिलो। स्केच द शेप ऑफ अ 1s 2s एंड 2px ऑर्बिटल। अब देखिए, आपको ये पता है कि जो पहला शेल होता है ना, उसका साइज थोड़ा छोटा होता है। दिस इज 1s, क्लोजर टू द न्यूक्लियस ना। जो दूसरा शेल होगा 2s, उसका साइज थोड़ा बिगर होगा। तो यहाँ पर जो 1s है, s की शेप स्फेरिकल होती है, लेकिन 1s क्योंकि न्यूक्लियस के करीब है, उसका साइज थोड़ा स्मॉल रखना है। 2s न्यूक्लियस से दूर है, उसका साइज आपने अच्छा खासा डिफरेंस क्रिएट करना है उसमें। ये ना हो कि थोड़ा दोनों का डिफरेंस मिलता जुलता हो, नहीं। और फिर कह रहा है 2px, आपको पता होना चाहिए बेटा, p ऑर्बिटल की जो शेप होती है दैट इज डम्बेल शेप। इस तरह के दो लोब्स आपने बनाने हैं एक्स एक्सिस के ऊपर। ये न्यूक्लियस होता है बेटा, दिस इज द न्यूक्लियस। तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर आप ये बनाएंगे। मुफ्त के ये 3 मार्क्स हैं। आगे चलते हैं। कोवेलेंट बॉन्डिंग अकर्स when two atoms share a pair of electron. Covalent bonding may also be described in terms of orbital overlap with the formation of सिग्मा बॉन्ड। आपको पता है ना, सिग्मा बॉन्ड में हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। अच्छा, हाउ आर दी टू एटम्स इन अ कोवेलेंट बॉन्ड हेल्ड टुगेदर? इन योर आंसर स्टेट विच पार्टिकल्स आर अट्रैक्टेड टू वन अनदर। अच्छा, कह रहे जब बॉन्ड बनता है ना, ये न्यूक्लियस है एक और ये इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरे एटम का न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन। तो कह रहे कि state which particles are attracted to one another। तो बेटा, ये कौन से पार्टिकल्स हैं जो एक दूसरे को यहां पर अट्रैक्ट करते हैं? बेटा, कुछ बच्चों का माइक ऑन है, वो अगर उसको ऑफ कर दें। कौन से पार्टिकल्स हैं जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं? तो आपको बेटा यहां पर नजर आ रहा होगा, एक ये आपका न्यूक्लियस है जिसके अंदर प्रोटॉन है, और ये आपके एक इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना। और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की नेचर क्या है? नेचर ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो आप पहले बताएंगे अट्रैक्शन किन पार्टिकल्स के दरमियान है। तो अट्रैक्शन बिटवीन दी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियाई। ठीक है जी। न्यूक्लियस न्यूक्लियस जो है और जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, इनके दरमियान अट्रैक्शन है। और इस अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? दिस अट्रैक्शन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। अट्रैक्शन की नेचर क्या है? आपको पता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो चार्जेस के दरमियान होती है। तो इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज। तो अट्रैक्शन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। सर, अगर हम न्यूक्लियस के बजाय प्रोटॉन लिखें तो मार्क्स कटेंगे? बेटा, प्रोटॉन भी आप लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं प्रोटॉन। ठीक है। तो आप इसमें फिर इसको ऐसे लिख दें कि प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। बेसिकली ना, आपको फिर प्रोटॉन की लोकेशन भी तो बतानी पड़ेगी ना, प्रोटॉन्स किधर हैं। तो इसलिए न्यूक्लियस का वर्ड अच्छा नहीं है बेटा, कि वो आपको पता है न्यूक्लियस तो सेंटर में है। यस सर। तो आप इसलिए न्यूक्लियस का वर्ड ही यूज करें, वो बेटर है। ड्रॉ द स्केचेस टू शो हाउ ऑर्बिटल ओवरलैप दैट प्रोड्यूस द सिग्मा बॉन्ड इन द H2 एंड HCl। देखो जी, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ऐसी होती है, एक इलेक्ट्रॉन है ना 1s1, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है 1s1। तो ये s की शेप क्या होती है बेटा? स्फेरिकल। और आपको पता है कि ये जो इस तरह होगा बेटा, देखना जरा, ये एक हाइड्रोजन है, ये उसका इलेक्ट्रॉन। बेटा मैं आपको पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ सिर्फ। ये दूसरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है। अच्छा, अब ये होगा कि जब बेटा ये ओवरलैप करेंगे ना इस तरीके से, जब ये ओवरलैप करेंगे तो ऐसे होगा जी। ये सेंटर में न्यूक्लियस है, राइट। ये ये आपका एक एस ऑर्बिटल, ये दूसरा एस ऑर्बिटल, और उसके दरमियान ये जो बॉन्डिंग हो रही है, इसको आप सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है? ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये दो न्यूक्लियाई के दरमियान होते हैं। अच्छा, फिर क्या होता है बेटा असल में? जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं ना, तो इनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है ऐसे।
ये एक एटम का न्यूक्लियस, ये दूसरे एटम का न्यूक्लियस, और ये सेंटर में इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा। तो आप अगर ये डायग्राम बनाते हैं ये भी ठीक है, बेस्ट सर ये है कि एरो ये वाली लगा भी, सकते हैं? एरो भी लगा सकते हैं बेटा, एरो भी लगा सकते हैं। अब मेरी बात सुने फिर, अगर कोई बच्चा ये डायग्राम बनाता है, ये वाली जो मैं ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूँ, ये ठीक है। बेस्ट ये कि ये बनाएं, क्योंकि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं तो आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाता है, और ये आपके पास बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जो मैंने नीचे करके दिखाया है, सिर्फ आपको ये ड्रॉ करना है। अच्छा जी, अब आते हैं जी HCl के अंदर। अब देखो हाइड्रोजन जो है सर। इसके, हाँ जी बेटा, सर, मेरा व्हाट्सएप पे देखिए, मेरा आंसर बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है मुझे इसी डायग्राम का। नहीं बेटा जो मैंने बताया बस ये फॉलो करें ना, ये आंसर है। 1s2, सर, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, ये क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो आपको ये समझ आ रहा होगा कि जो क्लोरीन है ना, क्लोरीन, उसमें बेटा एक ऑर्बिटल आपका ऐसा है जो अनपेयर्ड है। मतलब अगर HCl के दरमियान बॉन्ड बनेगा ना बेटा, तो एक तो हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल होगा और दूसरा क्लोरीन का 2pz होगा, या 2p ऑर्बिटल, z कहना लाजमी नहीं है, 2p। इसलिए अब आप देखो HCl में ये एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है ना जो हाफ फिल्ड है, इन्होंने बॉन्ड बनाना है। और दूसरा बेटा आपका 2p होगा, सॉरी 3p, ये p ऑर्बिटल है, इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये जब ओवरलैप करेंगे तो ऐसे होगा, देखो ये ऐसे। अब आपको या तो आप ये डायग्राम बना दो, या तो आप बेटा ये डायग्राम बना दो जो मैं अभी मार्क कर रहा हूं येलो कलर से, ये वाली। बेस्ट ये है कि आप ये बनाओ। देखो इन दोनों को मिला दो, ये दोनों मिल जाएंगे ना ऐसे करके, इन दोनों को मिला दो ऐसे, ये ऐसे। सर 3p का साइज 1s से बड़ा नहीं होता, तो उसका जो आपने लोब बनाया है 1s वाले का, उसका छोटा नहीं होना चाहिए था? अरे यहाँ तो साइज की बात ही नहीं है ना, यहाँ यहाँ तो कोई मसला नहीं है, साइज तो हमने ऊपर शो कर दिया ना। यहाँ तो बस आपको ओवरलैपिंग दिखानी है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। आप इसमें बात कर रहे हो साइज की, इस डायग्राम में? यस सर। नहीं, एस ऑर्बिटल की अलहदा शेप होती है, पी की अलहदा होती है, इसमें तो आप साइज को कंपेयर नहीं कर सकते। अगर 2p और 3p की बात होती तो फिर आप कह सकते थे 2p मैं थोड़ा और छोटा बना देता, ये 2p है, नीचे 3p है। ठीक है सर, तो इसमें राइट लोब बड़ा हो या लेफ्ट लोब बड़ा हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं। अच्छा अब एक और चीज देखें बेटा, आपको इसमें या ये डायग्राम बना दो, ये वाली, या ये बना दो, ठीक है। लेकिन जो बच्चा इसमें डॉट एंड क्रॉस बनाएगा वो बिल्कुल गलत है। ये ऊपर वाली नहीं बनानी बेटा, ये नहीं बनानी, ये तो मैंने समझाने के लिए स्टार्ट किया ना। अब आप जरा देखो, इसमें मैंने आपको कहा था ये भी बना सकते हो, ये या ये बना दो बस ऐसे करके, कि ये दो हाइड्रोजन हैं और ये उनके न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन्स हैं। सर ये जो और ग्रीन में जो डायग्राम है उसमें जो लाइन है उसको क्या मतलब है? एक मिनट बेटा, एक मिनट सिर्फ, सही है, जो आपने ऑर्बिटल्स के बीच में एक मिनट लाइनें भाई, एक मिनट, बताई पहले हैं। एक बच्चे का मुझे आंसर देने दें। जी बेटा अब आप पूछो, जो स्टूडेंट ने पूछा था। ये जो बेटा मैं लाइन बता रहा हूँ ना, ये इलेक्ट्रॉन्स है, देखो असल में ये ये जो है ना आपका, ये आपका न्यूक्लियस है, क्लोरीन, किसका? क्लोरीन का। ये जो है बेटा ये आपका हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है ना, और ये दरमियान में इलेक्ट्रॉन्स। ये लाइंस लगाना लाजमी नहीं है बेटा, ये लाइंस लगाना लाजमी नहीं है। फिर मैं दरमियान में लाइंस ड्रॉ करता हूँ ना, ये ना ड्रॉ करें आप, बिल्कुल ना ड्रॉ करें। ये तो ऐसी मैंने ड्रॉ कर दी है, ये खुद पहले पहले ये ड्रॉ की जाती थी, अब एग्जामिनर इसको ड्रॉ नहीं करता, वो सिंपल लूप बनाता है। देखें आप इस तरह बनाओ बस, देखना जरा, ऐसे करके बस ऐसे बना दो। ये पॉजिटिव का मतलब है कि एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ये दूसरे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ठीक है। इसी तरीके से आपको ये बनाना है यहाँ पर, तो आपको कोई लाइंस वगैरह ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। इसको बड़ा सा करके दिखा दो एक को, ये ऐसे और ये ऐसे, बस इतना काफी है, ठीक है ना। बेस्ट तो ये है कि आप बेटा अगर दोनों बना दो ना तो फिर उसको समझ भी आ जाएगी कि ये इस तरह ओवरलैपिंग हो रही है, और ओवरलैपिंग के बाद ये शेप बन गई है। इसी तरह ये ओवरलैपिंग हो रही है और ओवरलैपिंग के बाद ये बन रहा है। अच्छा कौन बच्चा बताएगा ये सिग्मा बॉन्ड क्यों है? व्हाई दिस इज सिग्मा बॉन्ड? सर सर हेड टू दोनों हेड अलग। पाई ओवरलैपिंग। बेटा सिग्मा बॉन्ड से बॉन्ड की जो सबसे बड़ी निशानी है, सुन लो,
सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की बिटवीन जो सबसे बड़ी निशानी है वो ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये देखो मैं येलो कलर से मार्क कर रहा हूँ, ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो मैं येलो कलर से मार्क कर रहा हूँ, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स दो न्यूक्लियाई के दरमियान होती हैं, ये सबसे बड़ी निशानी है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहां पर होते हैं? दो न्यूक्लियाई के दरमियान। ठीक है, अब आज बेटा क्वेश्चन पर, जो कि मोस्टली बच्चों का ये वाला पार्ट तो गलत होगा, मैं भी आपको बता देता हूँ, ये मोस्टली बच्चों ने गलत किया होगा ये वाला। अब वो कह रहा है जी बॉन्ड इन HCl इज सेड टू बी पोलर, व्हाट इज मीन बाय टर्म बॉन्ड पोलैरिटी? भाई बॉन्ड पोलैरिटी होती क्या है? बॉन्ड पोलैरिटी ये होती है कि किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर चार्जेस का आ जाना, और ये चार्जेस क्यों आते हैं? अनइक्वल, मतलब ये चार्जेस का आना या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का होना। तो इसमें बॉन्ड पोलैरिटी का मतलब क्या है कि पोल्स का बनना। वो ये नहीं पूछ रहा कि पोल्स क्यों बन रहे हैं, वो पूछ रहा है कि बॉन्ड पोलैरिटी होती क्या है। तो आपको यहां बताना चाहिए कि बॉन्ड पोलैरिटी का मतलब है कि एक मॉलिक्यूल के दो एंड्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का क्रिएट होना, या when bonding electrons are unequally shared, when bonding electrons are unequally shared, फिर क्या होगा? देखो जब अनइक्वली शेयर्ड होगा ना, तो ये इलेक्ट्रॉन एक एटम की तरफ ज्यादा हो जाएंगे ना, तो वो एटम टुवर्ड्स वो एटम क्या हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज। या फिर बेटा आप ये बता दो, मॉलिक्यूल हैज अ डायपोल। डायपोल का भी ये मतलब है कि उसमें दो पोल्स बने हुए हैं। डायपोल मीन उसके अंदर दो पोल्स हैं, एक पॉजिटिव एंड और एक नेगेटिव एंड। ये है मतलब बॉन्ड पोलैरिटी का। वो मतलब पूछ रहा है बेटा, वो ये नहीं पूछ रहा कि क्यों हो रही है। अब कह रहा है वाई HCl इज पोलर, तो अब वो आंसर होगा जो बच्चे यहां पर भी लिख के आ जाते हैं C के 1 में। वाई HCl इज पोलर, तो आप बताओगे HCl is polar because both atoms have different electronegativity, या chlorine is more electronegative than hydrogen. HCl is polar because both atoms have different electronegativity, or chlorine is more electronegative than हाइड्रोजन। पर क्लोरीन हाइड्रोजन के मुकाबले में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है जी, अब आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पर जी। द बॉन्डिंग इन इथीन may be described as a mixture of sigma and pi bonding. Each carbon atom in ethene form 3 sigma bond as shown below on the diagram. Sketch the pi bond. अब ये भी सुन ले भाई, ये भी बहुत आप लोग गलती करते हैं। देखो पाई बॉन्ड बनता है कैसे है, पहले ये देखो। जब भी साइडवेज ओवरलैपिंग होती है, जब भी साइडवेज, ये देखो ये एक पी ऑर्बिटल है ना, और ये दूसरा पी ऑर्बिटल इसके साथ साइडवेज ओवरलैपिंग कर रहा है। अच्छा जब ये साइडवेज ओवरलैपिंग हो जाती है ना एक दफा, ये सेंटर में न्यूक्लियस होता है बेटा, ये न्यूक्लियस है। जब एक दफा साइडवेज ओवरलैपिंग हो जाएगी ना, ये आपका न्यूक्लियर एक्सिस है बेटा। अब जरा सुनना कि जब साइडवेज ओवरलैपिंग हो जाएगी तो ये आपके इलेक्ट्रॉन है जी, इधर ये जो मैं ब्लैक कलर से मार्क कर रहा हूँ, ये आपके इलेक्ट्रॉन है जी। या ऊपर होंगे या नीचे होंगे, ऊपर से नीचे भी आ सकते हैं, नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं। जब एक दफा ओवरलैपिंग हो जाएगी, फिर इलेक्ट्रॉन्स के जो प्रोबेबिलिटी है ना, वो यहां पर होगी बेटा, इधर। ये इलेक्ट्रॉन यहां पर मैक्सिमम टाइम गुजार रहे हैं ना, या फिर इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम टाइम इधर गुजारेगा बस। तो आपको जब पाई बॉन्ड के लिए वो कहे कि पाई बॉन्ड ड्रॉ करो, तो बेटा बड़ा ही आसान है। एक इस तरह का लोब आप ऊपर बनाओ ऐसे, और एक इस तरह का लोब आप नीचे बनाओ ऐसे। दो लोब्स क्यों बनाने हैं? इसलिए कि जब पी ऑर्बिटल साइडवेज ओवरलैप करता है ना, तो दो जगह से ओवरलैप कर रहा है। इलेक्ट्रॉन ऊपर और ऊपर से नीचे भी जा सकते हैं, नीचे से ऊपर भी आ सकते हैं। तो आपने दो लोब्स बनाने हैं, तो एक पाई बॉन्ड को आप शो कर रहे हैं। ठीक है ना बेटा, ये आपने देखना है, ये बनाया है तो आप इसको मार्क देंगे अपने आप को। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन सर देखें। इसमें सिग्मा का कैसे होता? सिग्मा का तो मैंने आपको कहा ना, सिग्मा का जब वो पूछेगा, इस तरह कार्बन है ना, यहाँ पर कार्बन, अब यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज है, बस आप
कार्बन के लिए ये एक sp2 बनाएंगे ऐसे करके, ये सिग्मा तो इस तरह बनेगा ना बेटा, हेड टू हेड ओवरलैपिंग ऐसे, सिग्मा तो ऐसे। लेकिन पाई बॉन्ड जब भी शो करना होगा ये याद कर लो, बस इस तरह शो करना है। ये दो लोब्स बनाएंगे तो एक पाई बॉन्ड बनेगा। ये ओके सर। सर मैंने लोब बनाने के बजाय यानी लोब को खत्म नहीं किया, दोनों को कार्बन्स को ऊपर नीचे से कनेक्ट कर दिया, नहीं नहीं तो नहीं, वो वो गलत गलत होगा होगा? बेटा, गलत 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 ओके। गलत, बिल्कुल गलत होगा। आपको इस तरह बनाना है, ठीक है ना, जो रिकमेंडेड है उसी को फॉलो करना है बेटा। देखो ना, आपको पाई बॉन्ड की बताना है कि इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड में कहाँ होते हैं, तो यहाँ ये प्रोबेबिलिटी है ना, यहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की पाई जाने की, या इधर होगी, तो बस आप वो लोकेशन बताओगे कि पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन ज्यादा यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, कि ऑन द डायग्राम, अच्छा ये तो हो गया, कार्बन हाइड्रोजन एंड इथीन ईच बर्न एक्सोथर्मिकली इन एन एक्सेस ऑफ एयर। कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा वाटर बनेगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इथीन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यूज द डाटा टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। फिर आपको फॉर्मेशन बताना है। ये फॉर्मेशन की इक्वेशन उसने दी हुई है, देखो ये आपके पास डेल्टा एच नॉट ऑफ फॉर्मेशन ही है, जिसमें 1 मोल इथीन बन रहा है फ्रॉम इट्स एलिमेंट, ठीक है ना। अब आपको, अगर आप लोगों ने एनर्जेटिक्स मेरे से पढ़ा हुआ है तो आपको मैंने एक बात बताई थी कि आप देखा करो कि गिवन क्या है, कंबस्सन गिवन है। जब बेटा कंबस्सन गिवन होता है ना, तो आप नीचे एक बॉक्स बनाकर कंबस्सन के प्रोडक्ट्स नीचे लिखते हो। देखो ना, कार्बन को जब आप बर्न करोगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ना, तो बर्न ऑक्सीजन में होगा, बस आप एयर लिख दो कि कार्बन और एयर के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कंबस्सन जब गिवन हो ना बेटा, तो उसके प्रोडक्ट्स नीचे लिख दिया करो। 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा 2Ca। अब जरा देखो, 1 मोल जब कार्बन बर्न होता है ना, 1 मोल, तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है, 393.7। यहाँ 2 मोल कार्बन बर्न हो रहा है तो 2 टाइम्स माइनस 393.7। इसी तरह हाइड्रोजन जब बर्न होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वाटर बनेगा इतनी एनर्जी। तो बेटा ये हाइड्रोजन है, ये एयर है, ठीक है, एयर के साथ रिएक्शन करके बर्न होगा और कंबस्शन के प्रोडक्ट हमेशा नीचे लिखने हैं आपने, तो ये बन जाएगा 2H2O। यहाँ पर भी वही काम करना है। 1 मोल हाइड्रोजन जब बर्न होता है ना तो इतनी एनर्जी है 285.9। यहाँ 2 मोल हाइड्रोजन बर्न हो रहे हैं तो 2 टाइम्स माइनस 285.9। इसी तरीके से देखो, ये आपके पास इथीन है। इथीन जब 1 मोल बर्न होता है तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है जी। यहाँ 2 मोल बर्न हो रहे हैं, यहाँ पर भी 1 ही मोल बर्न हो रहा है, सॉरी 1 ही मोल बर्न हो रहा है, तो 1 मोल इथीन बर्न होगा तो -1411.0 किलो जूल्स। सर अब बेटा ये आप, जी बेटा, सर क्या कहते हैं, जब आप CO2 के जो डेल्टा एच आप उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हैं, क्योंकि 2 मोल्स बन रहे हैं, नहीं लेकिन नहीं, सर 2 मोल्स टू नहीं बन मोल्स रहे, ऑफ नहीं 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 नहीं, 2 मोल्स बन नहीं रहे भाई। यहाँ पर जो उसने कंबस्शन की डेफिनेशन है ना, पहले वो देखो, एनर्जी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज बर्न। 1 मोल जब सब्सटेंस बर्न होता है ना, फिर इतनी एनर्जी रिलीज होती है। मैंने इसको टाइम्स 2 क्यों किया, क्योंकि यहाँ 2 मोल कार्बन बर्न हो रहे हैं। प्रोडक्ट को नहीं देखना, रिएक्टेंट को देखना है। अब ये जो कंबस्शन ऑफ हाइड्रोजन है ना, इसकी वैल्यू आ रही है -285.9 किलो जूल्स पर मोल। पर मोल से मुराद यहाँ पर ये 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन है, कि जब 1 मोल हाइड्रोजन बर्न होगा तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी। इक्वेशन में, इस क्वेश्चन में देखो, मैं कितने मोल हाइड्रोजन बर्न कर रहा हूँ, 2 मोल, ठीक है भाई। सही है। अच्छा अब बेटा आप इसमें 2 रूट निकाल लो। रूट नंबर 1, देखो इसमें स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, ऐसा बॉक्स जहां से तमाम एरो स्टार्ट हो रहे हैं, वो बेटा आपको नजर आएगा कि वो ये बॉक्स है जहां से तमाम एरो स्टार्ट हो रहे हैं, दिस इज स्टार्टिंग। इसी से एरो स्टार्ट हो रहे हैं ना सारे, और वो बॉक्स जहां पर तमाम एरोस जा रहे हैं वो नीचे वाला है। तो स्टार्टिंग से फाइनल तक जाने का एक रूट तो ये है जी, रूट नंबर 1। और रूट नंबर 2 बेटा ये होगा ऐसे। तो रूट नंबर 1 में क्या चेंजेस आ रही हैं, रूट नंबर 1 में एनर्जी चेंज ये आ रही है और ये आ रही है, तो इसको लिखो भाई, 2 टाइम्स -393.7, ये इसको बेटा ऐड करना है आपने, 2 टाइम्स -285.9, ये रूट 1 हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू रूट 2 में क्या आ रहा है, देखो रूट 2 में आपके पास आ रहा है फॉर्मेशन और ये
डेल्टा एच नॉट ऑफ फॉर्मेशन -1411। अब आपने फॉर्मेशन निकालना है, बस बेटा इसको उधर ले जाओ और मुझे आंसर बता दो क्या आ रहा है जल्दी से। 51.8। प्लस 51.8 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है जी, ये आंसर आ रहा है। सर सर जी क्या बेटा, हम सर क्या हम पेपर में भी एयर लिख सकते हैं? लिखने की जरूरत ही नहीं है बेटा, बिल्कुल लिखने की। तो मैंने आप लोगों के लिए लिखा ताकि आप लोग ये ना कहें जी कि सर ये कार्बन कहाँ बर्न हो रहा है, तो मैंने एयर लिख दिया। आप इस एयर को काट दें, दोनों साइड पर है, तो ये कैंसिल नहीं हो जाएगा क्या? ऑक्सीजन भी लिखेंगे तो टेक्निकली वो कैंसिल हो जाएगा ना बेटा। देखो ना, ठीक है इथीन ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है यहाँ, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है बेटा। ठीक है। ठीक है, ओके। अच्छा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। टेबल 1 गिव्स द फिजिकल डाटा फॉर सम ऑफ द पीरियड 3 एलिमेंट्स। एटॉमिक नंबर जी, ये बेटा एटॉमिक नंबर्स हैं 11 12 13। 11 किसका एटॉमिक नंबर होता है? सोडियम का। 12 किसका होता है? मैग्नीशियम का। 13 एल्यूमिनियम का। ये सिलिकॉन, ये फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन, ये एलिमेंट्स आ गए। अब इसमें आपने बॉन्डिंग बताना है। सोडियम मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल है, तो बेटा इसमें कौन सी बॉन्डिंग होगी? मेटल्स के अंदर मेटेलिक बॉन्डिंग होगी, तो मेटल। एम से रिप्रेजेंट करेंगे, नीचे लिखा हुआ है उसने। और जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन, दीज आर द नॉन मेटल्स, तो इसको आप कहेंगे इसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग है। देखो ना, सिलिकॉन के अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है ना, जस्ट लाइक डायमंड ऐसे। ठीक है, अब आ जाइए ऑक्सीडेशन नंबर। कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है? सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, Mg 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +2, ये +3। सिलिकॉन कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है? 4। फास्फोरस 5, सल्फर 6 और क्लोरीन मैक्सिमम 7। यहां से आपको हिंट मिल रहा है ना, +7। ठीक है, कि 7 के 7 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर सकता है, तो फिर सल्फर 6 कर सकता होगा क्योंकि सल्फर 6 ग्रुप में है। अब बेटा आपने ये बताना है, एक्सप्लेन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये 1 मार्क का क्वेश्चन था बस। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी of the element with atomic number 11 and 17. But atomic number 11 है सोडियम, atomic number 11 है सोडियम, और atomic number क्लोरीन है 17। ये बताओ, ये लेफ्ट टू राइट जब आप मूव करते हो बेटा, लेफ्ट टू राइट, तो क्या नंबर ऑफ शेल्स चेंज होते हैं? सेम रहते नहीं। हैं। नहीं, सर नंबर ऑफ नो शेल्स सर। चेंज नहीं होते। मतलब शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलमोस्ट कांस्टेंट, लेकिन न्यूक्लियर पुल बढ़ रहा है, न्यूक्लियर पुल बढ़ रहा है। क्लोरीन का मोर न्यूक्लियर पुल है। देखो, शील्डिंग इफेक्ट इज कांस्टेंट, एटॉमिक साइज कम हो रहा है, न्यूक्लियर पुल बढ़ रहा है, तो कहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा? सोडियम या क्लोरीन? क्लोरीन। क्लोरीन। जी, तो आप ये बताओगे बेटा, पहली क्लोरीन। चीज, पहले आपने ये बताना है कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, क्लोरीन हैज 17 proton number, shielding effect is same in both, shielding effect is same in both sodium and chlorine. एज अ रिजल्ट, अब बेटा इसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि न्यूक्लियर पुल बढ़ रहा है, शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट है, तो इसका इफेक्ट ये निकलेगा कि सर एटॉमिक साइज। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर एटॉमिक साइज कम होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग, ये भी आप लिख सकते हो बेटा, क्योंकि दो नंबर क्या है ना, तो मैं इसलिए इस पे एटॉमिक साइज मेंशन नहीं करा, लेकिन अगर आप लिख दें तो बहुत अच्छी बात है। स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियर अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन। एज अ रिजल्ट, in chlorine there is a stronger nuclear attraction on outer electron, therefore its first ionization energy is high. अच्छा जी, अब अगला क्वेश्चन, मेरा ख्याल है आप लोगों ने जब से एएस पढ़ना शुरू किया, ये हर मंथली टेस्ट में, हर मॉक में ये क्वेश्चन आता है कि 15 और 16 हो है कौन? फास्फोरस और सल्फर। इसमें आपने बताना है जी। तो मैं आपको जल्दी से पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूं ताकि जिन बच्चों को आइडिया नहीं है। ये जी 1s2, 2s2, 2p6,
3s2 3p3। और अगर सल्फर देखें 16 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। ये देखो बेटा, ये जो फास्फोरस है ना, फास्फोरस का जो आउटर शेल है 3p, उसमें हर ऑर्बिटल के पास एक एक इलेक्ट्रॉन। अच्छा पहले तो आप ये देखोगे, आप कहोगे जी अब देखिए ना, सल्फर के पास तो न्यूक्लियर पुल ज्यादा है, तो सल्फर के पास जब नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हैं तो इससे इससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, इससे फिर इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर पुल ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर रिपल्शन। लेकिन ऐसा है नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है कि सल्फर के पास मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, लेकिन एक ऐसा फैक्टर है सल्फर के अंदर जो उसके न्यूक्लियर पुल के इफेक्ट को कट डाउन कर रहा है भाई। और वो फैक्टर कौन सा है, जरा नाम बताइएगा, वो कौन सा फैक्टर है जो Spin pair सल्फर के स्पिन पेयर न्यूक्लियर Spin पुल रिपल्जन के इफेक्ट को आउटवे कर repulsion, रहा है? repulsion. स्पिन पेयर रिपल्जन। देखो ना, सल्फर का जो आउटर सब शेल है 3p, उसमें एक ऑर्बिटल ऐसा है विच हैज अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक ऑर्बिटल, देखो ये क्यों अनस्टेबिलिटी हो रही है, अनस्टेबिलिटी इसलिए हो रही है कि p के 3 ऑर्बिटल है ना, 2 में एक एक इलेक्ट्रॉन है और एक में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए ये अनस्टेबिलिटी है। या तो तीनों ऑर्बिटल में 2-2 होते ना, फिर भी बात ठीक थी। या तीनों ऑर्बिटल में 2-2 नहीं है, 2 ऑर्बिटल में सिंगल सिंगल है और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो अनसिमेट्री आ रही है ना, इसकी वजह से अनस्टेबिलिटी कॉज हो रही है। अब देखो फास्फोरस में ऐसा नहीं है, ईच ऑर्बिटल हैज 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए वो स्टेबल होगा। तो बेटा आप ये बताएंगे कि देयर इज अ, ये कीवर्ड है स्पिन पेयर रिपल्जन इन सल्फर। अब आपने ना वो ऑर्बिटल का नाम भी बताना है, सब शेल का नाम बताना है कि किस सब शेल में, तो आप बताएंगे इन सल्फर one of the 3p has a paired electron which repels सर हम each other। स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि लाइक 3p y में 2 नहीं ये स्पेसिफाई नहीं करना, उसकी रीजन ये है कि एक बच्चा 3px में डालेगा, ये लाजमी तो नहीं है ना पेयर आप 3px में डाले, 3py में भी तो हो सकता है ना, 3pz में भी हो सकता है। ये जो आपने 3p लिखा हुआ है, 3px 3py एंड 3pz, ये पहले तो इस तरह था ना। अब जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो मर्जी है, एक बच्चा इधर भी डाल सकता है, ये भी ठीक है, आप 3py में डाल सकते हैं, कोई बच्चा 3pz में डाल सकता है। तो इसलिए आपने देखा होगा मार्क्स स्कीम में भी कभी वो इसको मेंशन नहीं करता कि किस ऑर्बिटल में, बस सब शेल का नाम बताता है कि 3p में एक ऑर्बिटल ऐसा है जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर कोई बच्चा मेंशन कर देगा तो गलत नहीं है बेटा। अच्छा नेक्स्ट देखिए, एक्सप्लेन दी वेरी जी। सर ये जो पीछे ऑक्सीडेशन नंबर वाला क्वेश्चन था, इसके अंदर ये जो नॉन मेटल्स हैं जैसे सल्फर और बाकी जो थे, इनका नेगेटिव चार्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ये बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मुझे नेगेटिव डालना चाहिए था, लेकिन जब मैंने क्लोरीन को देखा ना कि उसने क्लोरीन का खुद +7 लिखा हुआ है, तो मुझे आइडिया हो गया वो सबके इलेक्ट्रॉन लूज करवाना चाह रहे कि कौन सा एटम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। वरना मैंने सल्फर का -2 लिखना था, फास्फोरस का -3 लिखना था, है ना। लेकिन जब मैंने देखा कि उसने क्लोरीन +7 लिखा हुआ है, तो मुझे यहां से समझ आई कि अच्छा वो असल में पूछना चाह रहा है कि ये एलिमेंट मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। ठीक है भाई। ओके, अगर मिनिमम लिखा होता तो हम माइनस चार्जेस नहीं लिखते। मिनिमम नहीं, मिनिमम नहीं, अगर वो आपको कुछ ना बताता ना, अगर वो यहाँ कुछ ना बताता तो फिर वो उसको ठीक करना था उसने, -3 -2 -1 ये उसने ठीक करने थे बेटा फिर। ओके ठीक है ना। जी। अच्छा अब बेटा आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक्सप्लेन, ये तो हमने कर लिया ना। वो कह रहा है एक्सप्लेन द वेरिएशन इन द एनायनिक रेडियस फ्रॉम 14 to 17। 14 है बेटा आपके पास सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। बेटा इसके पास 14 प्रोटॉन है, 15 प्रोटॉन, 16 प्रोटॉन और 17 प्रोटॉन। अच्छा ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 1 इलेक्ट्रॉन। अब जरा देखो, जब सिलिकॉन 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये 18 इलेक्ट्रॉन और 14 प्रोटॉन हो गए। वैसे तो इस तरह था ना बेटा
वैसे तो सिलिकॉन के पास होता है 14 प्रोटॉन्स और 14 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन जब एनाइंस की बात कर रहा है तो जब 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना। अब फॉस्फाइड में देखो, फास्फोरस के पास ना वैसे ओरिजिनली होते हैं 15 इलेक्ट्रॉन और 15 प्रोटॉन, 3 गेन करने के बाद 18 इलेक्ट्रॉन 15 प्रोटॉन। सल्फाइड जो है बेटा इसके पास वैसे होते हैं 16 इलेक्ट्रॉन और 16 प्रोटॉन, लेकिन 2 गेन करने के बाद 18 इलेक्ट्रॉन और 16 प्रोटॉन। और यहां पर भी बेटा ये 18 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन। अब एक चीज नोट कर रहे हो कि इलेक्ट्रॉन्स इक्वल है भाई, सब में इलेक्ट्रॉन सब में इक्वल आ रहे हैं, लेकिन बेटा ये बताओ कि ये न्यूक्लियर पुल क्या हो रहा है भाई, लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर पुल। इंक्रीज इंक्रीज यस, तो आप बताएंगे कि जो एनाइंस हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, लेकिन न्यूक्लियर पुल इंक्रीज हो रहा है। तो बेटा न्यूक्लियर पुल के इंक्रीज होने से आप बताओ अट्रैक्शन इंक्रीज होगी और एनाइनिक रेडियस क्या हो जाएगा? डिक्रीज डिक्रीज डी, एनाइनिक रेडियस जो है बेटा वो डिक्रीज होगा। आपने ये बताना है फ्रॉम Si4 minus to Cl minus, number of electrons are same, number of electrons are same, and nuclear pull is increasing, so stronger attraction on outer electron, therefore anionic sizes decreases, इसलिए एनाइनिक साइजेस जो हैं वो डिक्रीज होंगे बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहे हैं सर कि अगर यूज नंबर ऑफ Number of इलेक्ट्रॉन्स के electrons बजाय same शील्डिंग कैसे? इफेक्ट लिखा हो तो वो गलत हो जाएगा। वेट 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 वेट, मुझे एक मिनट देखने दे, एक मिनट सिर्फ देखने दे। हाँ अब पूछें, क्या पूछते हैं बेटा? मैं कह रही हूँ अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बजाय शील्डिंग इफेक्ट लिखें तो वो सही गलत हो होगा, जाएगा, बिल्कुल सही राइट? हो, नहीं बेटा ये इतना सही सख्त मार्किंग नहीं होती भाई, सही होगा, क्यों गलत होगा, बिल्कुल सही होगा। ओके। अच्छा, एक और स्टूडेंट भी कुछ पूछ रही थी बेटा, जल्दी से पूछें ताकि मैं सर आगे मैं जाऊँ। कह रही थी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम कैसे, वो तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मतलब और एक्स्ट्रा डल रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन्स उसमें। हाँ तो फिर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? सिलिकॉन के पास ओरिजिनली होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन, लेकिन वो एनाइंस का पूछ रहा है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा तो कितने हो गए? 18 हो गए ना। तो सिलिकॉन के Si4 माइनस के पास भी 18, P3 माइनस के पास भी 18, S2 माइनस के पास भी 18, Cl-1 के पास भी 18, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो ओके सेम ओके है, ओके लेकिन यस। इनको कंट्रोल करने के लिए, इनको अट्रैक्ट करने के लिए न्यूक्लियर पुल बढ़ रहा है। अच्छा जी, अब आ जाए यूज द एक्सिस टू स्केच अ ग्राफ that show the trend in the melting point of element with atomic number 11 to 17। बट अब ये जरा आप लोगों ने ना इसमें काफी गलती की होगी, अब देखें ध्यान से। 11 आपको पता है सोडियम है, ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, लेफ्ट टू राइट। अच्छा वो आपसे मेल्टिंग पॉइंट पूछ रहा है, मेल्टिंग पॉइंट बेटा मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथन होता है जैसे जैसे उसका चार्ज बढ़ता है, Na1+ है, Mg2+ है, Al3+ है, तो चार्ज एल्यूमिनियम के पास ज्यादा है, तो एल्यूमिनियम के पास मेटेलिक बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होगा, तो इसको मेल्ट करना मुश्किल है। तो देखो सोडियम को आसान, मैग्नीशियम को मुश्किल, एल्यूमिनियम को और मुश्किल। तो एक तो आपने ये बेटा इस तरह ऐसे। अब जो सिलिकॉन है ना बेटा, सिलिकॉन आपको पता है जाइंट कोवेलेंट है, जिस तरह डायमंड होता है ना उस तरह इसका मेल्टिंग पॉइंट अपने पीरियड में हाईएस्ट होता है, तो आप इसमें अच्छा खासा जंप दिखाएं, सिलिकॉन में अच्छा खासा आपको जंप दिखाना है ऐसे बेटा। अब आ जाए यहाँ पर 15, 16, 17 क्या है? ये है आपका फास्फोरस P4, 16 है S8 सल्फर, और ये क्लोरीन। अब आप देखो ये सब हैं आपके नॉन मेटल्स, ये सब हैं आपके सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। भाई सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में IMF होता है ना, 2 P4 मॉलिक्यूल के दरमियान IMF होगी, 2 S8 मॉलिक्यूल्स के दरमियान IMF होगी, 2 Cl2 मॉलिक्यूल्स के दरमियान IMF होगी। अगर आपने इनको मेल्ट करना है तो यू नीड टू ब्रेक दिस IMF। अब हमें ये डिसाइड करना है कि भाई IMF कहां पर स्ट्रॉन्गर होगी, फास्फोरस में, सल्फर में, या क्लोरीन में। तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिसाइड करेंगे। फास्फोरस के पास बेटा 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
तो P4 के पास कितने हो जाएंगे? 60 इलेक्ट्रॉन्स। 60 प्लस हाँ सल्फर के पास होते हैं 16 इलेक्ट्रॉन्स। तो S8 में कितने हो जाएंगे? 8 टाइम्स 16 करो जरा। 128 तो ये 128 इलेक्ट्रॉन। किसके पास 128 किसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है? P4 के पास या S8 के पास? सल्फर सल्फर के पास। तो इस तरह होगा एसिड कि के पास। यस, तो फास्फोरस का मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, फास्फोरस का मेल्टिंग पॉइंट कम, सल्फर का बेटा मेल्टिंग पॉइंट आपका ज्यादा हो जाएगा, और क्लोरीन का, अच्छा क्लोरीन के पास सबसे कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 35। देखो ना, फास्फोरस के पास 60 थे, सल्फर के पास 128 थे, क्लोरीन के पास 35। तो क्लोरीन का फास्फोरस से भी नीचे आएगा, ये ख्याल कीजिएगा। ये जी, ये इस तरह बनाना था, ठीक है सर इनमें आईडी फोर्सेस होंगी। जी। इसके अंदर आपके बिल्कुल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस हैं, P4 में भी, S8 में भी, Cl2 के अंदर भी, ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, ये तो बहुत ही आसान, मुफ्त के 3 मार्क्स हैं। आप ट्रेंड को फॉलो करें, बोरॉन से आप थैलियम तक आ रहे हैं, तो आप देख रहे हैं डेंसिटी बढ़ रही है। बोरॉन की 2.34 थी, गैलियम की 5.91, इंडियम की 7.30। आपकी आवाज नहीं जरा आ रही। आवाज नहीं आ रही। जी बेटा, 1 मिनट, मैं जरा अपना ये जो है ना आईपैड दोबारा कनेक्ट करता हूँ। वेट अ मिनट, 1 मिनट वेट कीजिएगा बेटा। 1 मिनट सिर्फ वेट कीजिएगा। एक मिनट बेटा, बस मैं जरा इसको आईपैड से दोबारा कनेक्ट कर लूँ। Recording in progress. एक मिनट स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स सिर्फ 1 मिनट वेट करें, ये असल में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है मेरे से आईपैड में। जी बेटा, मुझे बताइए कि स्क्रीन नजर आ रही है आपको? यस। अच्छा बेटा, यहाँ पर ना आपको मैं अब रेंज दोबारा बता देता हूँ कि उसने जो आपको रेंज दी है, यहाँ पर भी देखो आप, बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है ना, बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है क्योंकि एटम का साइज बड़ा हो रहा है, तो उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो रही हैं। तो जो रेंज दे रहा है 1500 से 2300 के दरमियान, जहरी बात है बेटा, आपने इसका बेस्ट तरीका ये होता है दोनों का एवरेज ले लिया करें। 2400
प्लस 1460 डिवाइड बाय 2। इसी तरह आप किटानिक रेडियस देखें, किटानिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर भी 0.05 और 0.08 का अगर आप एवरेज ले लें तो सबसे बेस्ट है। उसने जो रेंज दिया मैं लिख देता हूँ, 0.055 से कह रहा है 0.075 के दरमियान जो भी वैल्यू होगी वो ठीक हो जाएगी। सर इस अच्छा टाइप जी, की नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारी देखें। कौन सी स्किल चेक होती है? जी बेटा, सर इसमें प्रिडिक्ट करने में हमारी कौन सी स्किल चेक हो रही होती है? बेटा आपको ट्रेंड देख रहे हैं कि बच्चा जो है डाटा रीड करना भी उसको आ रहा है या नहीं आ रहा है, कि डाटा डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। बात दफा तो बच्चों को डाटा ही रीड करना नहीं आ रहा होता है कि ट्रेंड क्या हो रहा है टॉप टू बॉटम। देखो ना, डेंसिटी क्या हो रही है, डेंसिटी इंक्रीज हो रही है क्योंकि मैसेज बढ़ रहे हैं ना, मैसेज के बढ़ने से डेंसिटी बढ़ रही है। बॉइलिंग पॉइंट आपके कम हो रहे हैं क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो रही है, किटानिक रेडियस बढ़ रहा है, तो वो सिर्फ ये चीज चेक कर रहा है। वैसे इस तरह के क्वेश्चन बहुत शाज़ नाज़िर आते हैं, लेकिन आ जाए तो मुफ्त के मार्क्स हैं। इंडियम एंड एल्यूमिनियम आर द एलिमेंट्स इन ग्रुप 13 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। बेटा असल में वो पूछेगा रिएक्शन इंडियम का, लेकिन वो होंगे बिल्कुल एल्यूमिनियम की तरह, तो इसलिए सिर्फ एल्यूमिनियम की जगह इंडियम है, बाकी रिएक्शन सारे सेम है। इंडियम हैज वेरी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज टू एल्यूमिनियम। Indium reacts vigorously with hydrochloric acid to form a colorless gas and a salt solution. Indium oxide is amphoteric, just like Al2O3. Gaseous indium bromide has the molecular formula In2Br6, जिस तरह Al2Cl6 होता था. This molecule contains the coordinate bond. Identify the formula of salt when indium reacts with HCl. मैं आपको चले पूरा रिएक्शन बता देता हूँ। इंडियम जो है जब HCl से रिएक्शन करेगा, InCl3 प्लस H2 बनेगा। 3 क्लोरीन है इधर, ये 3/2H2। बेटा ये बिल्कुल एल्यूमिनियम की तरह नहीं है क्या? Al प्लस HCl AlCl3, तो इसमें सॉल्ट कौन सा बना? दिस इज द सॉल्ट InCl3। InCl3 is the salt. Construct an equation for the reaction of aluminum oxide with excess of NOH. क्या ये इक्वेशन पढ़ी है बेटा आप लोगों ने? एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो कि एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, वो एसिड के साथ भी रिएक्शन करता है, बेस के साथ भी रिएक्शन करता है। तो आपने बिल्कुल वही इक्वेशन बेटा लिखनी है, बिल्कुल वही इक्वेशन लिख दो, सिर्फ इंडियम लिख दो उसकी जगह। In2O3 जो आपकी बुक में है मैं वही लिख देता हूँ, 2NaOH 3H2O। वहां होता था ना 2NaAlOH4, देखिए मैंने भी याद किया, आपको याद ही करनी होगी बेटा, 2NaAlOH4। तो यहाँ क्या होगा, 2Na, Al की जगह बस In लिख दो और OH4, ठीक है। इसका एक और वर्जन भी था बेटा जिसमें In2O3 प्लस 2NaOH, तो Na2AlO2 प्लस वाटर, वो भी लिख सकते थे। अच्छा नेक्स्ट देखें, ड्रॉ अ डायग्राम दैट क्लियरली शोज द टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन In2Br6। यहाँ डॉट एंड क्रॉस कह रहा है, जरा देखें, नहीं, वो कह रहा है कि आप टाइप्स ऑफ बॉन्ड को शो करें, डॉट एंड क्रॉस नहीं कह रहा भाई। तो इस तरह करो, ये इंडियम, ये InBr3 एक आ गया, और दूसरा InBr3। देखो इसके लिखने का स्टाइल जरा देखो, जो दूसरा होगा ना In, जो दूसरा आपका In होगा उसको नीचे वाले ब्रोमीन के सामने लिखना है, बाकी बिल्कुल उसी पैटर्न पर होगा। अब इस ब्रोमीन का जो लोन पेयर है ना वो इसके साथ डेटिव बॉन्ड बनाएगा, इस ब्रोमीन का जो लोन पेयर है वो इसके साथ डेटिव बॉन्ड बनाएगा। Al2Cl6 बेटा मैं जब भी पढ़ाता हूँ ना तो बच्चों को पहले इस तरह की डायग्राम बनाता हूँ, तो इस दफा आप क्वेश्चन जरा गौर से पढ़ें। अच्छा मुझे ये बताएं कितने बच्चों ने डॉट एंड क्रॉस बनाया, ये बताएं जरा। मैंने मैंने बनाया था। मैंने अच्छा जिसने सर डॉट एंड मैंने क्रॉस बनाया ना वो अपने आप को 0 मार्क देगा बेटा। जी जी, क्योंकि उसने बेटा कहीं नहीं लिखा कि डॉट एंड क्रॉस बनाए ना, उसने कहा है क्लियरली शोज द टाइप ऑफ बॉन्ड। तो भाई क्लियरली शोज द टाइप ऑफ बॉन्ड तो यही होंगे ना, इसमें आप लाइन से शो कर रहे हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी। सर डॉट हाँ एंड ये क्रॉस है के साथ बड़ा, अगर हम एरो शो कर दें डेटिव बॉन्ड का, किसकी जगह बेटा? डॉट एंड क्रॉस के साथ अगर हम एरो भी शो कर दें, एरो शो कर दे, फिर आपकी बचत हो जाएगी बेटा। सर हम इंडियम और NaOH वाले रिएक्शन के NaLO2 वाला वो भी रिएक्शन हाँ, लिख हाँ, सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल मैंने बताया आपको लिख सकते हैं। अच्छा बेटा ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। डायग्राम कहाँ पढ़ी है? Al2Cl6 में, Al2Cl6 पढ़ा हुआ है? यस मैम।
तो बस ये वही है ना, क्योंकि इंडियम और एल्यूमिनियम सेम ग्रुप में है, तो उसने एल्यूमिनियम की जगह इंडियम कह दिया बस। बाकी तो उसने ऊपर लिखा भी तो है कि इंडियम हैज वेरी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज टू एल्यूमिनियम। अच्छा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3, ये ऑर्गेनिक से रिलेटेड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी डिस्टिंग्विश यूजिंग ए केमिकल टेस्ट एंड एनालिटिकल टेक्निक। ये A1 है, ये A2 है। अब आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, दोनों कार्बोनाइल हैं या नहीं है, पहले ये बताओ। बोथ आर कार्बोनाइल, जी Yes, सर। yes. दोनों कार्बोनाइल है। A1 इज एल्डिहाइड, A2 इज कीटोन। तो लिहाजा कार्बोनाइल कंपाउंड्स के अंदर अब आइडेंटिफिकेशन करनी है। एक एल्डिहाइड, बेटा एल्डिहाइड किसके साथ टेस्ट देता है? टॉलेंस चलो रिएजेंट या फेलिंग सॉल्यूशन। आप ये बताएंगे A1 में जो रिएजेंट आप लेंगे, आप लिखेंगे टॉलेंस रिएजेंट। मैं एक एक लिख रहा हूं, आपको याद रखना चाहिए कि टॉलेंस रिएजेंट की जगह आप फेलिंग सॉल्यूशन भी ले सकते हो। और भी ऑप्शन है, पता है कौन से? आप कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो ना, K2Cr2O7, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा, कलर चेंज हो जाएगा, कीटोन को नहीं करेगा। लेकिन मैं जो सबसे मशहूर है टॉलेंस रिएजेंट जो एल्डिहाइड कीटोन के लिए फेमस है, उसी को ले रहा हूं। तो अब आपको यहां लिखना होगा कि A1, जो A1 है ना, गिव्स सिल्वर मिरर सिल्वर मिरर देगा बेटा। सर A1 की जबकि जगह एल्डिहाइड लिख सकते हैं आप डायरेक्टली? नहीं नहीं नहीं, एल्डिहाइड नहीं लिखना बेटा, आपने A1 ही लिखना है। जो उसने सर कोड मैं दिया है ना ऊपर, जो कोड दिया है उसी को यूज करना है बेटा। सर मैंने NaOH+I2 से आइडेंटिफाई किया A2। A2 को किसके साथ किया बेटा? सर NaOH+I2 के साथ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इतना लेकिन मुश्किल रिएक्शन क्यों किया? ये जहां पर इससे आसानी के साथ हो रहा है, वो भी आगे आप यूज करेंगे, लेकिन जहां पर बिल्कुल बात नहीं बन रही होगी वहां पर आप आयोडोफॉर्म की तरफ जाइएगा लाजमी। लेकिन यहाँ तो बड़ा क्लियर है ना, एल्डिहाइड कीटोन, तो आप टॉलेंस रिएजेंट जो बहुत मशहूर है उसके साथ कर सकते हैं। बड़ा एक टेस्ट नहीं है, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। यू कैन यूज फेलिंग सोल्यूशन। आप कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है, कीटोन को नहीं करता है, ठीक है ना। अच्छा, अब B1 और B2 देखें। B1 और B2 में यहां पर आप देखें दोनों कीटोन है, तो अब यहां पर आप आयोडोफॉर्म का सहारा लेंगे। देखो B1 और B2 में जो B1 है ना, उसमें CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप लगा हुआ है। B2 में CH3CO नहीं है, CH3CH2C डबल बॉन्ड हुआ है। तो बेटा B1 के अंदर ये ग्रुप आ रहा है, तो आप यहाँ पर आयोडोफॉर्म। लेकिन जो बच्चा आयोडोफॉर्म यहाँ लिखेगा वो गलत होगा, आपने रिएजेंट लिखना है। तो रिएजेंट क्या है? एक्वस अल्कलाइन आयोडीन, या NaOH+I2 लिख दो, NaOH+I2 या एक्वस अल्कलाइन आयोडीन, ठीक है ना। अब क्या होगा बेटा, ये है आपको आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा और आप बताएंगे B1 जो है, B1 गिव्स येलो प्रेसिपिटेट। किस वजह से बनते हैं पता है ना आपको? CHI3 की वजह से, जो लिखना लाजमी नहीं है। CHI3 की वजह से येलो प्रेसिपिटेट बनेंगे। C1 और C2, पर अब C1 और C2 में अगर आप देखो कि एक एस्टर है और एक कीटोन है, इसमें ना आयोडोफॉर्म चलेगा, ना इसमें कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चलेगा, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना एस्टर को करता है ना कीटोन को करता है। तो यहां पर आपको कार्बोनाइल कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना होगा भाई। कीटोन 2,4-DNPH के साथ रिएक्शन करेगा, एस्टर नहीं करेगा। तो यहां पर जो आप रिएजेंट लोगे वो 2,4-DNPH, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। तो ये क्या करेगा? C1 gives deep ऑरेंज प्रेसिपिटेट। और आप लोग जब प्रैक्टिकल करते हैं तो उस टाइम येलो बन रहा होता है, तो येलो भी अलाउ है अगर कोई बच्चा येलो लिखेगा। अच्छा, D1 और D2, पर देखिए D1 D2 में ना दो टेस्ट आप कर सकते हो। भला कौन से? एक तो बड़ा ही क्लियर है, एक तो अल्कोहल का भी आपको नजर आ रहा है। ये कौन सा अल्कोहल है? प्राइमरी। ये कौन सा अल्कोहल है भाई? Tertiary. टर्शरी। तो आपको पता है प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन हो जाती है, टर्शरी की नहीं होती। तो प्राइमरी अल्कोहल में आप K2Cr2O7 डालोगे, ऑक्सीडेशन हो जाएगी, कलर चेंज होगा। लेकिन प्राइमरी में कलर चेंज होगा, टर्शरी में नहीं होगा। लेकिन बेटा आप ये टेस्ट नहीं बताएंगे। जो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं आप उसको पिक करते हैं। D2 में डबल बॉन्ड है, D1 में डबल बॉन्ड नहीं है, तो आप इस बेस पर करो। और ये ज्यादा क्विक भी है ना, ये ज्यादा आसानी से होता है, कोई हीट नहीं देनी पड़ती। तो इसमें आप क्या करोगे जी? एक्वस ब्रोमीन।
क्या लोगे आप? ब्रोमीन लोगे। तो D2 जो है ना, D2 क्या करेगा? डीक्लोराइज दी ब्रोमीन, डीक्लोराइज दी ब्रोमीन सर अगर फ्रॉम। ऑक्सीडेशन लिख दें तो गलत तो नहीं होगा ना? सर अगर हमने एसिडिफाइड K2Cr2O7 लिखा वो गलत है? बेटा उसने ना, मैं इस चीज पे मैंने इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट नहीं पढ़ी कि वो उसको मार्क देगा या नहीं देगा। मेरा ख्याल है मार्क देने चाहिए क्योंकि आइडेंटिफिकेशन हो रही है प्राइमरी में। लेकिन असल में वो ना यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं ना। तो आपने आइंदा के बाद अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आती है ना जिसमें अ, एक से ज्यादा रिएजेंट्स को आप यूज कर सकते हैं, तो आप उस रिएजेंट को पिक करो जिससे दो फंक्शनल ग्रुप्स, दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स पे सेपरेशन हो रही है। देखो D2 में अल्कीन है, D1 में अल्कीन नहीं है, तो आप ब्रोमीन वाटर की तरफ जाओ। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि जिस बच्चे ने K2Cr2O7 लिखा होगा, एग्जामिनर उसको मार्क देगा क्योंकि उससे सेपरेशन तो हो रही, आइडेंटिफिकेशन तो हो रही है। क्योंकि D1 आपको टेस्ट नहीं देगा, टर्शियरी अल्कोहल में ऑक्सीडेशन नहीं होती ना, और प्राइमरी में हो जाती है। तो देने चाहिए बेटा उसको मार्क्स उसूली तौर पर। लेकिन आप ना आइंदा के बाद देखिए, ये पास पेपर करने का यही तो फायदा होता है कि आपको कुछ चीजें पता चल जाती हैं कि आपको किस तरफ किस तरीके से आंसर देना है। आइंदा के बाद इस तरह की सिचुएशन आएगी ना, तो आपने उस फंक्शनल ग्रुप को पिक करना है जो दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई कर रहा हो। ये जो अल्कोहल की जो ऑक्सीडेशन है ना, ये एक ही फंक्शनल ग्रुप के अंदर आइडेंटिफिकेशन कर रहा है, प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी और टर्शियरी। अच्छा, कंप्लीट द टेबल 3.1 टू आइडेंटिफाई। ये तो हो गया जी। सर 8 नंबर का क्वेश्चन जी बेटा। सर आपने D1 का क्यों नहीं लिखा? इज इट गिविंग अ नेगेटिव टेस्ट? किसका बेटा? D1। B1 का आखिरी वाले की बात कर रही है किसकी बेटा? सर एक पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है, दूसरा नेगेटिव दे रहा है। पॉजिटिव टेस्ट का क्या मतलब होता है? पॉजिटिव टेस्ट का मतलब है कि जो रिएक्शन दे रहा है, तो आपको वही लिखना है ना बेटा, कि जो रिएक्शन दे रहा है उसका अपने रिजल्ट बताना है कि कलर चेंज क्या हो रहा है। तो जो रिएक्शन नहीं दे रहा तो वो तो पॉजिटिव नहीं होगा ना, उसको उसको क्यों नहीं लिखेंगे बेटा? उसको नहीं लिखना आपने। ओके सर, थैंक यू। देखो ना, उसने लिखा पॉजिटिव रिएक्शन टेस्ट। टू पॉजिटिव टेस्ट कंक्लूजन। मीन, पॉजिटिव टेस्ट मीन कि जो रिएक्शन दे रहा है आपके रिएजेंट के साथ, ब्रोमीन के साथ D1 तो रिएक्शन ही नहीं दे रहा ना, तो इसको नहीं लिखेंगे। D2 दे रहा है तो D2 को लिखेंगे। अच्छा, A1 एंड A2 स्ट्रक्चरल आइसोमर डेफिनेशन में आपको पता है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। सिस्टमेटिक नेम ऑफ B2, B2 का सिस्टमेटिक नेम क्या होगा जी? ये कार्बन 1 है, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, पेंटेन 5 3 कार्बन है जी। 5 कार्बन है तो पेंटेन और कार्बोनाइल कार्बन 3 पर आ रहा है, पेंटेन 3 ऑन, पेंटेन 3 ऑन। डिड्यूस द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ D1। पर D1 का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है ये देखते हैं जी। यहाँ पर कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, बेटा 5 कार्बन आ रहे हैं। हाइड्रोजन देखना जरा, ये 10 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 हाइड्रोजन आ रहे हैं। ऑक्सीजन कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। बेटा क्या बनेगा? C5H10O, C5H10O। D2 forms polymer Z when heated gently. Identify the type of polymer that forms from D2। D2 के अंदर डबल बॉन्ड आ रहा है। आपको पता है कि जब भी मोनोमर्स में अनसेचुरेटेड मोनोमर्स हो तो वो एडिशन पोलीमराइजेशन देते हैं। तो टाइप ऑफ पोलीमराइजेशन तो एडिशन होगा। जरा देखते हैं बनेगा कैसे जी। मैं जरा इसको बेटा नीचे लिखता हूँ। 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन है। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH2OH। पर इसका पॉलीमर बनाना है तो पहला काम पता है क्या है? पॉलीमर बनाने के लिए जरा इसको मोनोमर की शेप में तो लेकर आओ। ये आपके इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये वाला। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऐसे लिखा, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए, ये ऐसे ड्रॉ किया। इस कार्बन के साथ बेटा ये 1 हाइड्रोजन है, और इस कार्बन के साथ ये CH2 CH2OH है, CH2 CH2OH ऐसे। अब पता है क्या होगा? आपको बेसिकली ये बनाना है जो मैं अभी बना रहा हूं, बस इसका डबल बॉन्ड उड़ा दें, डबल बॉन्ड खत्म। H H H CH2 CH2OH, ये बेटा आपने लिखना है। दिस इज द
पॉलीमर, सिंगल रिपीट यूनिट, 1 रिपीट यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट देखें जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड ई कंटेन 3 कार्बन एटम्स। ठीक है, 1 2 3। E react with cold dilute acidified KMnO4 to form a single compound F। अब मुझे ये बताएं, इससे आपको क्या हिंट मिल रहा है भाई? जो E था ना, उसने कोल्ड डाइल्यूट एसिडिफाइड KMnO4 से रिएक्शन किया और सिंगल कंपाउंड बने। तो आप मुझे क्या बता सकते हैं कि क्या E में डबल बॉन्ड होगा या नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. चांसेस हैं, मतलब कंफर्म तो नहीं, लेकिन हमें कुछ शक पड़ रहा है कि कोल्ड डाइल्यूट एसिडिफाइड KMnO4 से जब रिएक्शन होता था अल्कीन का, तो एक सिंगल प्रोडक्ट बनता था ना, डाइओल टाइप। तो मे बी वो हो, कंफर्म नहीं है अभी। अच्छा, ई का जो वो स्पेक्ट्रम बता रहा है, जरा देखो। ई के स्पेक्ट्रम में नो कार्बोनाइल, बेटा कार्बोनाइल की पीक आती है 1640 से लेकर 1750 के दरमियान। यहां पर बेटा यहाँ कोई पीक आ रही है? कोई नहीं आ रही। ना कार्बोनाइल है इसमें, ना ही इसमें आपका OH ग्रुप है। तो ई में ये जो पीक आ रही है, ये किसकी आ रही है बेटा? ये देखना जरा, ये 1500 और 1600 के दरमियान किसकी पीक आ रही है भाई? ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन डबल कार्बन बॉन्ड। कार्बन डबल बॉन्ड। तो अभी हमारा जो शक है वो काफी हद तक दुरुस्त साबित हो रहा है कि इसमें डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। कह रहा है जब इसका आपने रिएक्शन करवाया ना कोल्ड डाइल्यूट एसिडिफाइड, आपको याद है ना कोल्ड डाइल्यूट एसिडिफाइड में रिएक्टेंट्स ये होते हैं भाई, एक वाटर होता है और एक एटॉमिक ऑक्सीजन होता है। ठीक है ना? अब जरा देखो, जब इसका बेटा ऑक्सीडेशन हो जाएगी तो आपके पास F बनेगा, और ये जो पीक आ रही है ना बेटा F में, ये देखो, ये 32 से 36 के दरमियान आपको पता होना चाहिए ये OH की पीक होती है बेटा। ये आपको जुबानी याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 32 से 36 के दरमियान हाइड्रोक्सी। बेटा इसका मतलब ये हुआ ना कि यहाँ पर ये काम होगा। ये देखो ऐसे डायोल टाइप में बनेगा, लेकिन अभी कंफर्म नहीं, आगे जाके मजीद कंफर्म हो जाएगा। कह रहा है बोथ स्पेक्ट्रा शो द एब्जॉर्प्शन बिटवीन 2850 एंड 2950 पर सेंटीमीटर owing to the CH bond in each molecule। ठीक है, वो से शो नहीं की। यूज द 2 infrared spectra and table 3.2 to identify the functional group present only in E। explain your answer referring only to absorption at frequency greater than 1500। E को देखें जी, E में ग्रेटर देन 1500 जो आ रही है ना, ये आपकी बेटा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की वजह से आ रही है। ये भी हमने चेक भी किया है डेटा बुकलेट में। तो यहां आएगा फंक्शनल ग्रुप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और रीजन क्या होगी? एब्जॉर्प्शन एट 1500 टू 1680 पर सेंटीमीटर। बेटा यूनिट नहीं लिखेंगे ना तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, मैं भी आपको बता रहा हूं, पर सेंटीमीटर लाजमी है। एफ में क्या होगा जी? वो कह रहा है जी कि यूज द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम एफ टू आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप फॉर्म व्हेन ई रिएक्ट विद कोल्ड डाइल्यूट एसिडिफाइड KMnO4। अब अगर आप ई का देखें, सॉरी एफ का देखें, तो एफ में जो पीक आ रही थी वो आपने आइडेंटिफाई किया OH, हाइड्रोक्सी अल्कोहल। तो आप यहां पर बताएंगे कि यहां पर अल्कोहल है, हाइड्रोक्सी भी जिसने लिखा है वो ठीक है, और एक्सप्लेनेशन क्या होगी कि एब्जॉर्प्शन एट, ये वैल्यू यहां से देख के लिखनी है भाई, 3200 से 3650 पर सेंटीमीटर आए। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं। द मास स्पेक्ट्रम ऑफ E shows a molecular ion peak। E क्या चीज थी भाई? E हमारे पास ये अल्कीन था, ठीक है ना? The mass spectrum of E shows a molecular ion peak M plus peak and M plus 2 peak। यहीं पर रुक जाओ, मुझे बताओ कि अगर M plus और M plus 2 peak आ रही हो तो उसमें कौन सा एलिमेंट होगा भाई? फिर क्लोरीन, या ब्रोमीन, BR या क्लोरीन। ब्रोमीन। हेलोजन होगा। क्या होगा? हेलोजन। हेलोजन होगा। Halogen। लेकिन अगर वो आगे ये कहे कि जो M प्लस और M प्लस 2 पीक है इसकी अबंडेंस इक्वल है, तो अब कौन सा होगा? ब्रोमीन होगा, क्योंकि ब्रोमीन के आइसोटोप्स इक्वल अमाउंट में पाए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस अल्कीन के अंदर ब्रोमीन भी होगा भाई, इसके अंदर एक ब्रोमीन भी होगा, तब जाकर ये MR बनेगा। ठीक है ना?
सर ये बात तो रिपीट अब कर देंगे एक बार? बेटा मैंने ये कहा है कि जो मैस स्पेक्ट्रोमीटर आपने अगर टॉपिक पढ़ा हो ना, तो उसमें मैंने ये डिटेल में बात बताई है कि जब भी आपके पास मॉलिक्यूलर आयन पीक आए और उसके साथ वो कहे ना कि M+2 पीक भी आ रही है, तो इसका मतलब है कि इसमें हेलोजन इज प्रेजेंट। क्यों? क्योंकि जो हेलोजन के एटम्स होते हैं ना बेटा, जो हेलोजन के आइसोटोप्स हैं, उसमें कितने यूनिट्स का फर्क होता है? देखो कितने यूनिट्स का डिफरेंस आ रहा है। सर 2। तो ये M+ और M+2 में भी तो 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो जो अगर 2 का डिफरेंस आ रहा होगा तो इट मींस हेलोजन इज प्रेजेंट। अच्छा, क्लोरीन के जो आइसोटोप है ना, इनकी रेशियो होती है 3:1। मतलब अगर आपके पास 4 क्लोरीन के एटम है ना, तो उसमें से 3 35 के होंगे, एक 37 का होगा। लेकिन बेटा जो ब्रोमीन है ना, ब्रोमीन के जो आइसोटोप हैं, एक 79 और एक 81, इसमें भी 2 यूनिट्स का फर्क है, लेकिन इसकी अबंडेंस 50-50% होती है तकरीबन। तो यहां पर वो यही तो कह रहा है कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल अबंडेंस है। तो मुझे यहां से ये कंफर्म हो गया कि इसमें आपका ब्रोमीन इज प्रेजेंट। बेटा ब्रोमीन प्रेजेंट है। तो अब देखो 1 2 3, 3 कार्बन उसने बताए, डबल बॉन्ड भी उसने बताया हुआ है, ई में डबल बॉन्ड है, और एक बेटा ब्रोमीन भी आपने लगाना है। ठीक है, अब जरा आप एमआर निकाल लो जी। इसका एमआर, एमआर क्या होगा जी? एक ब्रोमीन, 3 कार्बन, 1 2 3 4 5, तो मैं लिख रहा हूं C3H5Br। बेटा इसका एमआर निकालो, क्या बनेगा? सर 154.9। नहीं 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 भाई, नहीं 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 क्या हो गया? मैंने अपने आंसर दिया था, सॉरी। 3 कार्बन हैं, 5 हाइड्रोजन हैं, और एक 79 है आपके पास। 120। 120। 120। पर इसके 79.9 होता है ना, अगर कोई बच्चा मुझे एग्जैक्टली बता दे जी एमआर। सर 121 यस सर, नहीं नहीं, 79.9। यस सर। हाँ तो अब इसको ऐड कर दो। 121। 120.9। 121 आ गया, ठीक है। 121 या 120.9 भी ठीक है, ठीक है। अच्छा, यूज द इंफॉर्मेशन इन 3C टू सजेस्ट द स्ट्रक्चर ऑफ ई। अब आपने बेटा ई का स्ट्रक्चर बताना है। अब देखो ई में आपको कितनी चीजें पता चल गई हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। दूसरी बात आपको पता चल गई है कि ब्रोमीन इज प्रेजेंट। और तो कुछ नहीं पता चला। हाँ, ये चीजें आपको पता चल गई हैं। और एक बेटा आपने डबल बॉन्ड ड्रॉ करना है। डबल बॉन्ड की पोजीशन अगर आपने चेंज कर दी तो फिर भी कोई मसला नहीं है बेटा, ठीक है ना। लेकिन आपको बस ये बताना है कि इसमें ब्रोमीन भी है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी आ रहे हैं। कंप्लीट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ ई विथ कोल्ड डाइल्यूट एसिडिफाइड KMnO4 टू फॉर्म F। अब देखो आपको जब वो कहते हैं ना कि आप इक्वेशन लिखें, कंप्लीट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ ई, बट आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा करो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका क्या बन रहा है? C3 है, H5 है, और Br है। अब आपको पता है जब ये आप कोल्ड डाइल्यूट के साथ करोगे ना, अब जरा देखो कोल्ड डाइल्यूट के साथ क्या होगा। तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा यहां से, इस कार्बन पर भी OH आएगा, इस कार्बन पर भी OH आएगा। तो बस इसको ऐड कर दो ना सारे नंबर्स को। 3 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 हाइड्रोजन हो गए, एक बटा ब्रोमीन हो गया, और 2 O हैं, O2 हो गए। ये आप करेंगे। बताएं ये बात ठीक है? ये जरा बेटा इस पे रुके और जरा देखें, ये ठीक है? यस सर। यस। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी है बेटा। ये मुझे लगता था कि वाकई ट्रिकी क्वेश्चन है, और ये मैक्सिमम बच्चों का गलत होगा। देखें, कह रहा है कि C2 दिस इज एस्टर, और आपको पता है एस्टर किससे बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल से बनता है। कह रहा है C2 कैन बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम A1 यूजिंग अ सिंगल ऑर्गेनिक रिएक्टेंट। आपने C2 बनाना है, एस्टर बनाना है, लेकिन A1 से बनाना है बस। बेटा A1 से बनाना है, एक ही रिएजेंट। वैसे तो आपको पता है ना एस्टर बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल से, लेकिन वो कह रहा है कि A1 से आप बनाओगे। तो आप पता है क्या करोगे? आपका एल्डिहाइड आ रहा है,
ये आपका बेटा एल्डिहाइड है। आप ना, ये आपके पास सपोज 50 क्यूबिक सेंटीमीटर है, ठीक है, सपोज करते हैं। तो आपने इसमें से 25 निकाल लो, आधा निकालो। तो मैं कहूंगा कि 1 पोर्शन ऑफ A1, 1 पोर्शन ऑफ A1, पर जो आधा मैंने निकाला है ना इसमें से, 50 में से मैंने सपोज आधा निकाला है, 1 पोर्शन ऑफ A1, उसको ना मैं रिड्यूस करवा दूंगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। बताओ अगर मैं इसको रिड्यूस करवाता हूं NaBH4 या LiAlH4 से, तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड को रिड्यूस करवा रहा हूं, प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, बिल्कुल। फिर दूसरा देखें, जो 50 था ना, मैंने सपोज 25 यूज किया था जी, अभी 25 बचा हुआ है ना, तो सेकंड पोर्शन ऑफ A1। अब सेकंड पोर्शन जो मैंने लिया ना बेटा इसमें से, ऑक्सीडेशन। शाबाश, इसमें मैंने अब करवाई ऑक्सीडेशन। जब मैं इसकी ऑक्सीडेशन करवाऊंगा K2Cr2O7 या K1O4 से, तो मेरे पास क्या बनेगा भाई? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OOH, ये मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। अब आपको समझ आ गई होगी कि बेटा अब मैं इस तरह करूंगा कि ये जो प्राइमरी अल्कोहल बना है और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड बना है, मैं इन दोनों को मिक्स कर दूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कैटलिस्ट। ठीक है, तो मैं अब लिखूंगा कि मिक्स। सर इसके अंदर जैसे आपने 50 सेंटीमीटर क्यूब को 25 ये तो मैंने 25 एग्जांपल दिया आपको, ये नंबर नहीं तो लिखना, हमें नंबर मेंशन नहीं नहीं लिखना। करना होगा। नो 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 नो, बिल्कुल भी नहीं। आपको लिखना है 1 पोर्शन ऑफ A1, सेकंड पोर्शन ऑफ A1, तो उसको खुद समझ आ जाएगा कि ये इसको आधा आधा यूज कर रहे हैं। तो मिक्स प्राइमरी अल्कोहल विद कार्बोक्सिलिक एसिड in the presence of sulfuric acid catalyst and heat it. Ester is formed. तो बेटा ये ट्रिकी क्वेश्चन था जिसमें उसने कहा कि आपने सिंगल रिएजेंट, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि सिंगल ऑर्गेनिक रिएक्टेंट A1 से आपने एस्टर बनाना है। तो A1 एल्डिहाइड को आप थोड़ा सा एल्डिहाइड लेकर उसको रिड्यूस करें, फिर बाकी जो एल्डिहाइड होगा उसको ऑक्सीडाइज करें, तो जो दोनों के प्रोडक्ट उनको मिक्स करें, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालें, तो आपके पास एस्टर बन जाएगा। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना काफी है। ये मैं भी आपको रिकॉर्डिंग भी सेंड करता हूं, ये पेपर भी सेंड कर दूं। जी बेटा मैंने लिख दिया ना भाई, ये मार्क स्कीम ही है कि जो मैंने लिख किया ना, नहीं कि मतलब 1 मार्किंग पोर्शन ऑफ कैसे होगी आखिर? बेटा एक 3 नंबर है ना, एक नंबर इसका है, एक नंबर इस बात का है, एक नंबर इस बात का है, और एक नंबर इस बात का है कि आप फिर दोनों को मिक्स करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ओके सर, ओके सर नेक्स्ट क्वेश्चन कल। जी बेटा, सर नेक्स्ट क्वेश्चन कल या कल नया पेपर वो ईयरली? बेटा ये तो खत्म हो गया, ये मॉक आपका खत्म हो गया ना, बस अभी मैं आपको पेपर सेंड करूंगा। कल तुम्हारी क्लास नहीं है, मंडे को क्लास होगी। अब हमारी सिर्फ रिवीजन क्लास है इसके अंदर है। क्वेश्चन यस। एक मिनट, मैं तो समझ खत्म हो गया जी। ओहो, मैं आपको ये बेटा जल्दी से बता देता हूँ, बानी ये आसान है, मुश्किल नहीं है। मैं समझ रहा था खत्म हो गया। एक तो वो कह रहे हैं जी आप कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दिस, ये निकाल लेंगे सब, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सिर्फ आंसर बता दूं, असल में मुझे सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता दूं बेटा। ये पैटर्न वही आपको पता है कि आपने इसकी परसेंटेज जो है ना, उसको इनके एटॉमिक मैसेज से डिवाइड करना है, रेशो लेनी है, तो आपके पास फॉर्मूला ये आएगा C4H8O। अच्छा, दूसरा कह रहा है व्हाट कैन बी डिड्यूस अबाउट द नेचर ऑफ H बाय द फॉलोइंग टेस्ट। टेस्ट 3 और 4, टेस्ट 3 और 4 को अगर आप देखें तो टेस्ट 3 ये बता रहा है कि इसमें अल्कीन इज प्रेजेंट, और टेस्ट 4 क्या बता रहा है बेटा, अगर कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है ना, उसमें आप सोडियम डाल रहे हैं और फिजिंग हो रही है, हाइड्रोजन निकल गया, तो उससे 2 रिजल्ट निकल आते हैं। वो अल्कोहल भी हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता है ना। यस यस तो ये तो हो गया बेटा आपका अल्कीन, और ये आपका हो जाएगा अल्कोहल या कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है बेटा, अच्छा आगे चलते हैं। व्हाट फंक्शनल ग्रुप वुड हैव गिवन अ पॉजिटिव रिजल्ट इन टेस्ट 6। टेस्ट 6 बेटा अगर पॉजिटिव टेस्ट देगा तो उसमें क्या होगा, अगर पॉजिटिव दे 2,4-DNPH के साथ रिएक्शन करे, तो वो आपका कार्बोनाइल हो सकता है, कार्बोनाइल ग्रुप, या इसको एल्डिहाइड एंड कीटोन अगर 2 लिखना चाहते हैं फिर इस तरह लिखेंगे। व्हाट फंक्शनल ग्रुप इज शोन बाय प्रेजेंट इन H बाय टेस्ट 5 and 6।
बेटा 5 और 6 आपको क्या टेस्ट दे रहे हैं? 5 ऑक्सीडेशन दे रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है, देखिए ना, ग्रीन कलर, ऑरेंज से ग्रीन हो गया। तो इसमें क्या होगा बेटा? अल्कोहल। अल्कोहल। यस, इसमें आपका अल्कोहल इज प्रेजेंट। ठीक है जी, इसमें आपका अल्कोहल होगा। On testing of a sample of H, the student found it was not chiral. अच्छा, H को जब टेस्ट किया तो उसमें chiral कार्बन नहीं है, लेकिन वो cis trans शो कर रहा है। How does cis trans isomer arise? बेटा cis trans isomer में दो कंडीशन होती हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, जिसकी वजह से रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगी, और जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, डबल बॉन्डेड कार्बन हैज डिफरेंट ग्रुप्स, डबल बॉन्डेड कार्बन के डिफरेंट ग्रुप्स होंगे। फिर अब वो कह रहा है कि आप जरा इस H का स्ट्रक्चर तो बनाएं। H का स्ट्रक्चर, H में आपको पता चल गया जी अल्कोहल है, ठीक है, H में अल्कोहल है, और इसमें कितने कार्बन है? 4 कार्बन है बेटा। मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको रिकमेंड कर रहा है कि इसमें 4 कार्बन भी है। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला यहां से निकालेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी। C4H8O, C4H8O। बेटा अगर देखो ये सिस ट्रांस बना रहा है तो आप लोग क्या कहते हैं, डबल बॉन्ड टर्मिनल पर होगा या दरमियान में होगा? अगर सिस ट्रांस बना रहा है दरमियान। दरमियान में होगा, ठीक है। अब बेटा ये दरमियान में आ गया, इधर आपके हाइड्रोजन आ गए, अल्कोहल भी तो है ना। तो अब आपने इसका सिस ट्रांस बनाना है तो इस तरह शो कर दो, CH2OH ऊपर, मिथाइल नीचे, H इधर, H इधर, ये आपका ट्रांस है। वो क्या कह रहा है? सिस कह रहा है ट्रांस। उसने आपको कहा है यूज ऑल द इंफॉर्मेशन अबव टू ड्रॉ द लेबल डिस्प्ले फार्मूला ऑफ डिस्प्लेड फार्मूला। ये इसमें ना आप इनके तमाम बॉन्ड्स को बेटा शो करेंगे ऐसे करके, ऐसे CH2OH ऐसे, ये आपने ट्रांस बनाया है। बताएं बेटा ये क्लियर हो गया इसमें? यस सर। यस सर। जी सर। सर ठीक है बेटा, जी बेटा। सर हमें कैसे पता चला इसमें 4 कार्बन्स हैं? बेटा कौन बच्चा आंसर देगा इनको? सर कार्बन हाइड्रोजन empirical ऑक्सीजन की formula कीजिए। परसेंटेजेस गिवन बेटा है। यहाँ से आप एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला फार्मूला निकालेंगे फाइंड ना। करके फिर यस, यहाँ से आप मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे इसका। ओके ओके। ठीक है बेटा, ठीक है जी बेटा, आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह